गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लिबरलाइजेशंस देखा, प्राइवेटाइजेशंस कंप्लीट हुआ। नाउ वी आर वाचिंग व्हाट काइंड ऑफ मेजर्स टेकन बाय ग्लोबलाइजेशंस। हमने देखा है वी आर एक्सेप्टिंग द ग्लोबलाइजेशन पॉलिसी, राइट? सो ग्लोबलाइजेशंस अंडर द next policy C is globalizations. So we are just watching the FDI. What is FDI? We are already completed, and in this one we are watching the 2 points, that is liberalizations and privatizations. Now we are watching what is globalizations. Okay, so some kind of measures they are taken in the field of globalizations. First one, removal quantitative restrictions. Okay, the government of India, especially economic ministers, are removal some quantitative restrictions when we are exporting some goods and commodities from other countries. We are taken so many restrictions, and when we are importing any kind of restrictions, any kind of goods and commodity from other countries, we are getting some low types of restrictions. So this one is created the major problems that trustable. Okay, some countries are directly trust on us, but some countries are not taken any kind of economical activities or any kind of export import activities because we are not properly implement our plans. So therefore government of India is decided by globalization policy, they are remove all types of restrictions फ्रॉम एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट पॉलिसी. ओके, जितने सारी चीज़ें थी हम क्या करते थे, बहुत सारी कंट्रीज से बहुत सारी चीज़ों को एक्सपोर्ट करते थे, इंपोर्ट करते थे, लेकिन उसी के साथ हमने बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस लगाए थे. जैसे करेंसी हमारे ये होनी चाहिए, चीज़ें एक्सपोर्ट करते वक्त ये चीज़ें हम इतना ही रेट लेंगे. बाहर की कंट्री में चीज़ें बेचते वक्त हम लोग क्या करेंगे, उनसे ज़्यादा टैक्स वसूल करेंगे. लेकिन हमारे कंट्री में अगर कोई चीज़ हम इंपोर्ट कर रहे हैं, मतलब मंगवा रहे हैं, तो हम लोग उनसे कम टैक्स देंगे उनको. तो ये जो टैरिफ की जो पॉलिसी है, इसके कारण हमारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट कम होता था, हमारा बिजनेस कम होता था. ओके, कि हम क्या कर रहे हैं कि बाहर की कंट्री में अपनी चीज़ें बेचते वक्त टैक्स रेट क्या कर रहे हैं, इंक्रीज़ कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा टैक्स ले रहे हैं एक्सपोर्ट करते वक्त. ओके, और बाहर से चीज़ें इंपोर्ट करते वक्त हम लोग क्या कर रहे हैं, उनके ऊपर ज़्यादा टैक्स ले रहे हैं. ओके, और बाहर बेचते वक्त हम लोग कम टैक्स की डिमांड कर रहे हैं. तो इससे क्या होता था, हमारा टैरिफ रेट अलग अलग था. ओके, हम जो कंट्री में हमारी चीज़ें आती थी, इंपोर्ट होती थी, उनके लिए हम लोग ज़्यादा टैरिफ लेते थे. तो इसके कारण बहुत सारी चीज़ें हमारे कंट्री में एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने को रेडी नहीं थी. इसलिए ग्लोबलाइजेशन की पॉलिसी के तहत हमने वो सारे रिस्ट्रिक्शन निकाल दिए. ओके, चीज़ें इंपोर्ट करने के लिए या चीज़ें मंगवाने के लिए लगने वाली सारी इंपोर्ट ड्यूटी, मतलब चीज़ें मंगवाने के लिए लगने वाला सारा का सारा टैक्स हमने क्या कर दिया, रिड्यूस कर दिया, कम कर दिया. तो आप किसी भी कंट्री से कुछ भी चीज़ें इंपोर्ट कर सकते हो, भले वो टेक्नोलॉजी हो, भले वो मशीनरीज हो, भले वो रॉ मटेरियल हो, भले वो कैपिटल हो, भले वो और करेंसी हो, फॉरेन करेंसी हो. तो कोई भी चीज़ हम इंपोर्ट करते वक्त हमें अभी स्टैम्प ड्यूटी या इंपोर्ट ड्यूटी अलग से नहीं देना पड़ता. ओके, और दिया भी जाएगा तो वो बहुत ही कम रेट होगा. तो इसका इफेक्ट क्या हुआ कि बहुत सारे इन्वेस्टर्स यहाँ पे आने लगे. दे आर ट्राई टू इन्वेस्ट हियर इन सो मेनी प्रोडक्ट्स. सो इट इज़ द अफोर्डेबल बिजनेस. ओके, सेकेंड, encouragement of foreign capitals. Okay, we are already heard that when we are accepting the FDI policy, we are just given the encouragement to the foreign investors that come in our country and invest in our country in various field, right now. And we are attract to the foreign capitals and foreign businessmen to come here, investment in so many projects. Remaining by 2 government industries, we are given to invest in all industries. Sometimes we are doing public enterprises convert into private enterprises if they are not properly working, if their industry are seeking. Okay, कोई इंडस्ट्री प्रॉब्लम में है, कोई इंडस्ट्री ये है, तो हमने क्या किया, उनको डायरेक्टली गवर्नमेंट इंडिया से निकाल कर प्राइवेट लोगों के हाथ में दे दिया है. ओके, बहुत सारी फॉरेनर्स लोगों को हमने इन्वेस्टमेंट करने के लिए ऑफ़र की है.
अभी इसका रिजल्ट क्या हुआ कि अच्छा वाला कैपिटल्स, ओके, फॉरेन कैपिटल्स हमारे यहाँ पे आ गया बहुत सारे टेक सेक्टर्स में, ओके। जैसे एक एग्जांपल लेंगे तो हमने मारुति सुजुकी इस कंपनी में से, अभी जो मारुति सुजुकी की जो कार बेची जाती है, तो पहले हम मारुति नाम की कंपनी की कार बेचते थे सिर्फ, जिसमें पुराना टाइप्स का इंजन था, जिसकी टेक्नोलॉजी एज एन ओल्डेस्ट टाइप की थी। लेकिन अभी जो मारुति सुजुकी, तो हमने जापान से क्या किया, जापान की इन्वेस्टमेंट को यहाँ पे इनकरेज किया, बुलाया। तो जैसे ही जापान की इन्वेस्टमेंट यहाँ पे हुई, हमारे यहाँ पे क्या चेंजेस हुआ, तो हमारे यहाँ पे चेंजेस ये हुआ कि बहुत सारा फॉरेन कैपिटल यहाँ पे आ गया, वहाँ का इंजन, वहाँ की टेक्नोलॉजी, वहाँ की मशीनरी यहाँ पे आ गई, और उससे हमारे यहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज बनने लगी। तो हमारी जो इकोनॉमी है उसमें ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ होने लगा, पैसा आने लगा, करेंसी आने लगी, और हमारी इकोनॉमी क्या हो गई, ग्लोबल इकोनॉमी हो गई। अभी इंडिया की इकोनॉमी ग्लोबल इकोनॉमी है, किसी भी कंपनी को यहाँ पे आने का चांस है। जैसे एग्जांपल है अमेज़ॉन, यूएसए अमेरिका की कंपनी है, ओके। वोडाफोन ऑस्ट्रेलिया की कंपनी है, एयरटेल यूके की कंपनी है। तो बहुत सारी कंपनी, हमारे जितने प्रोडक्ट देखेंगे हम, उनमें से बहुत सारे प्रोडक्ट हमारे यहाँ पे बाहर के कंट्री आ रहे, ओके। तो इसका मतलब हमने क्या किया है, बाहर के इन्वेस्टर्स को इनकरेज करना स्टार्ट किया है, ओके। तीसरा फायदा ग्लोबलाइजेशन का, कन्वर्टिबिलिटी ऑफ रुपीज़। कन्वर्टिबिलिटी ऑफ रुपीज़ का मतलब क्या होता है कि हम हमारी 1 रुपये के कॉइन को, या करेंसी, हमारी करेंसी का रेट है रुपीज़, ओके, हमारी करेंसी का रेट है रुपीज़। तो अमेरिका की करेंसी का रेट है डॉलर्स। यूरोप में जाओगे तो वहाँ पे आता है पाउंड। दुबई जाओगे या दुबई के आजू बाजू के कंट्री में जाओगे, कतार है, ईरान है, इराक है, तो वहाँ पे आपको मिलेगा दिनार, ओके। ये करेंसी है, ओके। अभी इनमें फ़र्क क्या है, तो हमारा रुपीज़ 1 रुपये का कॉइन, 1 रुपया, ओके, हमारी करेंसी की वैल्यू 1 रुपये। तो अगर आप दिनार डॉलर्स की तरफ जाओगे तो डॉलर्स की वैल्यू 72 रुपीज़। दिनार की तरफ जाओगे तो दिनार की वैल्यू 140 रुपये, मतलब उनके कंट्री में 140 रुपये, ओके, और हमारे कंट्री का 1 ही रुपया, ओके, क्योंकि हमारे कंट्री के करेंसी की वैल्यू 1 रुपीज़ है, ओके। तो ग्लोबलाइजेशन के वक्त क्या किया गया कि करेंसी की वैल्यू को क्या कर दिया गया, फ्लेक्सिबल कर दिया, फ्लेक्सिबल कर दिया। इसका मतलब क्या है कि समझो अमेरिका में आपको कोई चीज़, अमेरिका अमेज़ॉन कंपनी यहाँ पे आ गई। अमेज़ॉन कंपनी यहाँ पे आने के बाद, ओके, उन्होंने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया होगा, या यहाँ पे उन्होंने चीज़ें बेचना स्टार्ट किया होगा। उन्होंने एक चीज़ बनाई, वो बनाने के लिए उनको 40 रुपये लगे। कितने? 40, एक चीज़ बनाने के लिए। तो वो हमसे 40 रुपये नहीं लेंगे, वो हमसे क्या करेंगे, हमारी कंट्री के हिसाब से, करेंसी के हिसाब से रेट लेंगे। मतलब क्या करेंगे वो, हमारी कंट्री में समझो, उनके कंट्री में वो 40 रुपये में बन गया, लेकिन हमारी कंट्री में क्या है, हम उनको हिसाब से आधे ही पैसे दे सकते, 10 रुपये दे सकते हैं। तो हमारे यहाँ से उन्होंने कितना लेना स्टार्ट किया, 10 रुपया ही लेना स्टार्ट किया। दैट इज़ द फ्लेक्सिबल रेट ऑफ करेंसी, ओके। अगर हमारे यहाँ पे कोई चीज़, अमेरिका में कोई चीज़ 60 रुपये में बनती है, सॉरी $1 में बनती है, $1 की उनकी यहाँ पे कीमत है 60 रुपये, ओके, मतलब एक चीज़ बनने के लिए 60 रुपये लगे। लेकिन हमारी करेंसी उनकी करेंसी से मैच नहीं होती है, ओके। तो हमारे फ्लेक्सिबल रेट चाहिए। हमारी कंट्री में वो चीज़ आप 60 रुपये नहीं दे सकते, क्योंकि हमारी कंट्री की वैल्यू 1 रुपया है। तो आप कितने रुपीज़ दोगे, 20 रुपीज़ ही दोगे। तो अमेरिका क्या करेगी, यहाँ पे आके वो 20 रुपीज़ में ही बेचेगी। अभी आप बोलोगे इसमें तो उनका लॉस है, उनका लॉस कुछ नहीं है, क्योंकि वो क्या करेंगे, रॉ मटेरियल आपका ही इस्तेमाल कर रहे हैं, लेबर आपके ही इस्तेमाल कर रहे हैं, चीज़ें आपके यहाँ पे बना रहे, बेच भी आपको ही रहे हैं। उनके कंट्री से उन्होंने क्या बनवाया, कुछ भी नहीं, तो उनका लॉस वहाँ पे कुछ भी नहीं है। दैट इज़ कॉल्ड द फ्लेक्सिबिलिटी, ओके। सो हम हमारी कंट्री की करेंसी को किसी भी कंट्री की करेंसी के साथ क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। इसी को कहा जाएगा फ्लेक्सिबिलिटी। मीनिंग समझ में आया? समझो सऊदी अरेबिया में दिनार नाम का करेंसी है, दिनार की वैल्यू 140 रुपये, हमारा 1 रुपया, उनका 140 रुपये, ओके, या उनके 140 रुपये, हमारे यहाँ पे 1 रुपया है, ओके। मतलब वो हमसे 140 रुपया जब लेंगे तो वो 1 रुपया उन्होंने लिया उनके कंट्री के हिसाब से, ऐसा वो कन्वर्टेन या माना जाएगा, ओके।
तो अभी अगर हमें पेट्रोल मंगवाना है तो पेट्रोल हम क्या मंगवाते हैं, बैरल में मंगवाते हैं, राइट। समझो हमने 2 टन पेट्रोल मंगवाया, तो 2 टन पेट्रोल की प्राइस क्या हो गई उनके करेंसी के हिसाब से, 14 2 जा 28, मतलब 2 करोड़ 1800, ओके, या सॉरी 2800 करोड़ हो गई, राइट। लेकिन हमारी कंट्री में उनकी करेंसी की वैल्यू क्या है, कम है, राइट। तो हम लोग उनको कितना देंगे, 2800 नहीं देंगे, हम लोग कितना देंगे उनको, 1800, क्योंकि हमारी करेंसी के वैल्यू के हिसाब से वो रेट फ्लेक्सिबल होना चाहिए, तभी ट्रांजेक्शन हो सकता है, ओके। क्योंकि हम लोग उनकी तरह डेवलप नहीं है, राइट। तो हम हमारी कंट्री की करेंसी को क्या कर सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं, दैट इज़ कॉल्ड फ्लेक्सिबिलिटी। तो ग्लोबल इकोनॉमी की वजह से ये फ्लेक्सिबिलिटी होता है, ओके। हमारी करेंसी को या हमारी रुपीज़ को हम किसी भी करेंसी में चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट है फॉरेन कोलैबोरेशन। फॉरेन कोलैबोरेशन का मतलब क्या है, इंडियन कंपनीज आर प्रॉपरली वर्किंग एंड फ्रेंडली वर्किंग विद द अदर फॉरेन कंट्रीज कंपनीज, ओके। हम हमारी कंट्री के साथ बाहर के कंट्री के साथ भी क्या कर सकते हैं, फ्रेंडली काम कर सकते हैं। जैसे अगर एग्जांपल देखोगे तो मारुति सुजुकी, इनमें से मारुति इंडियन कंपनी, सुजुकी जापान, राइट। तो दोनों मिलके कार बनाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड फॉरेन कोलैबोरेशन। हीरो एंड होंडा, जिसमें से हीरो इंडियन कंपनी, होंडा जापान, राइट। तो हम दोनों मिलके फॉरेन कोलैबोरेशन है, दोनों मिलके चीज़ें बनाते हैं और वो बेचते हैं, और जो भी प्रॉफिट होगा दोनों शेयर करते हैं, ओके। टाटा एंड कोरस डील ऑफ आयरन एंड स्टील। तो जैसे टाटा कंपनी इंडिया की और आयरन एंड स्टील की ये जो साउथ अफ्रीकन कंट्री है, तो इन दोनों में मिल के चीज़ें बनाते हैं और उससे आने वाला प्रॉफिट दोनों शेयर करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड फॉरेन कोलैबोरेशंस, ओके। नेक्स्ट है लॉन्ग टर्म ट्रेड पॉलिसी। पहले क्या होता था, हमारी कंट्री डेवलपिंग कंट्री थी, हमारे यहाँ पे लोगों को आने नहीं दिया जाता था, हम लोग फॉरेन इन्वेस्टर्स को आने नहीं देते थे, फॉरेन इन्वेस्टर्स को यहाँ पे इन्वेस्ट करने नहीं देते थे। तो इसके कारण क्या होता था, हम लोग एक लिमिटेड ट्रेड करते थे, बहुत लिमिटेड चीज़ें खरीदते बेचते थे, राइट। लेकिन अभी हमने क्या किया है, फॉरेन कंट्री के लिए हमारा मार्केट ओपन करके दिया है। तो इससे एक फ़ायदा क्या हुआ, पहला तो हम लिबरलाइज पॉलिसी एक्सेप्ट की हमने, कोई भी यहाँ पे आके इन्वेस्ट कर सकता है और अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकता है। दूसरा, फॉरेन ट्रेड्स के रिस्ट्रिक्शन निकाल दिए, हम किसी भी चीज़ को इंपोर्ट कर सकते हैं, किसी चीज़ को बेच सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं, फॉरेन रिस्ट्रिक्शंस निकाल दिए हमने। हम तीसरी चीज़ अभी जो हमने देखी, फॉरेन कोलैबोरेशंस, हम एक दूसरे के साथ फ्रेंडली रह के क्या करते हैं, बिजनेस करते हैं, ओके, एक साथ मिल के बिजनेस करते हैं। तो ये कुछ फ़ायदे हो गए, ओके। 6 बेनिफिट ये है, इनकरेजमेंट ऑफ एक्सपोर्ट। तो शुरुआत में हम लोग क्या करते थे, हमारे यहाँ पे प्रॉब्लम क्या था, 1950 यानी 47 जब हम लोग इंडिपेंडेंस हुए तब से लेकर 1990 तक हम लोग क्या करते थे, सिर्फ चीज़ों को इंपोर्ट करते थे, बाहर से मंगवाते थे, क्योंकि हमारे यहाँ पे वो चीज़ें प्रोड्यूस ही नहीं होती थी, ओके। लेकिन जैसे ही हमने एलपीजी पॉलिसी एक्सेप्ट की, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, कमोडिटीज़ एंड गुड्स हमारे यहाँ पे प्रोड्यूस होने लगे, खुद हमारे यहाँ पे चीज़ें बनने लगी। तो हमने कौन सी पॉलिसी एक्सेप्ट की, एग्जिम पॉलिसी। एग्जिम पॉलिसी, इसका मतलब जो चीज़ें कंट्री में बनेगी पहले कंट्री के लोगों को दी जाएगी एंड रिमेनिंग सारी की सारी चीज़ें क्या की जाएगी, एक्सपोर्ट की जाएगी, दैट इज़ कॉल्ड एग्जिम पॉलिसी, ओके। एग्जिम का ही मतलब है एक्सपोर्ट इंपोर्ट, ओके। हम बाहर के कंट्री से टेक्नोलॉजी मंगवाएंगे, हमारे यहाँ का रॉ मटेरियल एंड लेबर को इस्तेमाल करेंगे, कमोडिटीज़ प्रोड्यूस करेंगे, चीज़ें बनाएंगे, बाहर के कंट्री को एक्सपोर्ट करेंगे। तो हमने दूसरे के कंट्री से टेक्नोलॉजी इंपोर्ट की और हम लोग गुड्स एंड सर्विस बना के उनको दे रहे हैं, ओके। उसी के साथ कुछ एरियाज़ को उन्होंने स्पेशल इकोनॉमिक जोन में कन्वर्ट कर दिया ताकि हम लोग एक्सपोर्ट कर सकें। अभी स्पेशल इकोनॉमिक जोन का मतलब क्या है, जिस एरिया में जो चीज़ बनती है वो एरिया उस चीज़ के लिए रिजर्व रहेगा, वहाँ से दूसरी कोई चीज़ एक्सपोर्ट नहीं होगी, सिर्फ वही चीज़ एक्सपोर्ट होगी। फॉर एग्जांपल नागपुर को उन्होंने स्पेशल इकोनॉमिक जोन बना दिया, तो नागपुर में क्या प्रोड्यूस होता है, ऑरेंजेस। तो ये ऑरेंजेस दुनिया भर में कहीं पे भी बेचे जा सकते हैं, एक्सपोर्ट किए जा सकते हैं। रत्नागिरी हापुस के लिए फेमस है, हापुस एक्सपोर्ट किए जाते। तो ऐसे उन्होंने क्या किया है, सबको स्पेशल
एग्रीकल्चर जोन बना दिया। उसी के साथ कुछ जगह पर कुछ स्पेशल इंडस्ट्री के लिए एरियाज उन्होंने रिजर्व करके रखा है। ओके, जैसे आप एमएनसी देखोगे, फॉरेन लोगों की जो इन्वेस्टर्स की जो एमएनसी है वो कहाँ पे है, नवी मुंबई में, राइट। तो नवी मुंबई को क्या कर दिया उन्होंने, स्पेशल इकोनॉमिक जोन बना दिया। ओके, जो अभी डोंबिवली में एमआईडीसी है। ओके, तो एमआईडीसी भी एक टाइप का क्या है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन है। मतलब वहाँ पे सिर्फ एरिया किसके लिए रहेगा, एमआईडीसी के लिए ही रहेगा, बाकी चीज़ों के लिए नहीं। दैट इज कॉल्ड स्पेशल इकोनॉमिक जोन। ओके, सो ये है ग्लोबलाइजेशन के फायदे। ओके, जस्ट रीड एंड इफ यू हैव एनी क्वेरीज आस्क मी एनी टाइम। थैंक यू स्टूडेंट्स।